नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग का यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग तीसरे चैप्टर को पढ़ रहे थे। और तीसरे चैप्टर में कल के लेक्चर में हम लोग वर्क कार्य को पढ़ चुके थे। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है, और यदि हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो कार्य बराबर होता था बल गुणे विस्थापन और बल तथा विस्थापन के बीच की जो एंगल होता है उसकी कोसाइन। तो यदि बल और विस्थापन स्थिर था तो W का मान, जो कार्य का मान था, वो थीटा पर डिपेंड करता था, जिसमें थीटा की विभिन्न स्थितियों पर कार्य को हम लोग कल वाले लेक्चर में देख चुके थे, जिसमें हम लोग जब थीटा 90 डिग्री से अधिक होता था तो कार्य हमको ऋणात्मक प्राप्त होता था, और जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता था तो धनात्मक कार्य प्राप्त होता था। और जब तीसरी स्थिति थी जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होता था, अर्थात लगाया गया बल की दिशा में विस्थापन होता था, तो कार्य अधिकतम होता था और धनात्मक होता था। और सबसे अंतिम स्थिति थी जब थीटा 180 डिग्री हो, अर्थात लग रहा बल किसी और दिशा में हो और उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा हो, तो वहाँ पर कार्य ऋणात्मक होता था। जैसे फ्रिक्शन या घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बल विस्थापन वक्र से कार्य को ज्ञात करना। बल और विस्थापन के बीच अगर हम लोग XY तल में ग्राफ खींचें, बल और विस्थापन के बीच, यदि बल और विस्थापन के बीच ग्राफ खींचा जाए तो दो प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ बल और विस्थापन से हम लोग कार्य को दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्थिति क्या है, जब हमें किसी पिंड पर बल एक समान बल जब पिंड पर एक समान बल लगाया जा रहा हो, वैसी स्थिति में देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा, और ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल कर ही हम लोग कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्य W का मान ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं बल है और ये विस्थापन है। बल और विस्थापन के बीच जो XY तल पर ग्राफ खींचा गया है, ये हमारा X तल है और ये हमारा Y तल है। दोनों के बीच ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ में जो हमको आकृति मिलती है उसका क्षेत्रफल निकालकर हम लोग कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला फिगर जो है जब पिंड पर एक समान बल लग रहा हो तब के लिए स्थिति है। और दूसरी स्थिति क्या है, जब पिंड पर क्या है असमान बल कार्य कर रहा हो। तो असमान बल जब कार्य करेगा तो उस स्थिति में जो है अनियमित आकृति प्राप्त होगी। देखिए जैसे यहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालकर हम लोग असमान बल से जो कार्य किया जाता है उसको निकाल सकते हैं। यानी दोनों स्थितियाँ बराबर ही हैं, केवल वक्र का जो है जो कर्व हमको प्राप्त होता है XY तल पर, उसके अंतर्गत जो एरिया आता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके हम लोग कार्य को निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा संरक्षित तथा असंरक्षित बल। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको इंग्लिश में देखिए कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो सबसे पहला बल हम लोग देखते हैं संरक्षित बल। तो संरक्षित बल क्या होता है, संरक्षित बल नाम से ही पता चलता है जो हमेशा संरक्षित रहे, अर्थात उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना हो। तो इसको कुछ इस तरीके से इसका डेफिनेशन तैयार किया गया है। किसी पिंड या कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करता हो तो कण पर लगने वाला बल संरक्षित बल कहलाता है, जैसे गुरुत्व तथा वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। यहाँ पर बोला गया है कि किसी पिंड या कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करता। पथ पर निर्भर न करता का मतलब है पथ में किसी प्रकार का अवरोध न हो, तो उस तरीके के बल को हम लोग संरक्षित बल कहते हैं। अर्थात जो जिस वातावरण में वो बल लग रहा है वो हर स्थान पे जो है नियत हो, फिक्स हो। जैसे देख सकते हैं, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो यदि एक पिंड यहाँ पर हम लोग रखें, एक पिंड यहाँ पर रखें या कहीं भी रखें, तो इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा
ये हर स्थिति में जो है समान रहेगा। तो यहाँ पर भी जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान आएगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल मान आएगा, यहाँ पर जो आएगा सबका मान बराबर ही रहेगा। तो यह बल संरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह जो माध्यम है जिसके बीच में यह लग रहा है, उस माध्यम या फिर तल पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। इस तरीके से असंरक्षित बल है। असंरक्षित जस्ट इसका विपरीत है। किसी पिंड या कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करे तो कण पर लगने वाले बलों को असंरक्षित बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल। अब घर्षण बल जैसे मान लीजिए हम लोग किसी सड़क पर अगर ये हमारा सड़क है, इस पर हम लोग किसी वस्तु को घसीटते हुए इस तरीके से खींचते हुए ले जा रहे हैं, तो किया गया कार्य जो है एफ इधर लग रहा है, इसके विपरीत है एफ एस इधर लगेगा। तो किया गया कार्य जो है पथ पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पथ के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर बल जो है संरक्षित नहीं रहता है, यानी हमको इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, एफ एस के विरुद्ध इसको और बढ़ाना पड़ता है, संरक्षित नहीं रहता है। तो इस बल को हम लोग असंरक्षित बल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा संरक्षित और असंरक्षित बल क्या होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा क्षैतिज समतल पर पिंड को विस्थापित करने में किया गया कार्य। क्षैतिज समतल का मतलब है कि कुछ इस तरीके का तल जिसमें किसी प्रकार का कोई झुकाव न हो। इस तरीके के तल में अगर कोई पिंड रखा है, इस तरीके का कोई पिंड रखा है, इसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा। ये मैं बार बार बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों का तैयार हो जाए कैसे बनाया जाता है। जो है mg रहेगा, सॉरी यहाँ पर मिट गया, ये r इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया बल है। तो बल कई प्रकार के होते हैं, धक्का बल होता है, खिंचाव बल होता है। तो हम सब लोग सबसे पहले पढ़ेंगे धक्का बल के बारे में। धक्का बल का मतलब होता है इधर से पुश किया जाए, यदि इस पिंड को F इधर से लगाया जाए और इधर गतिमान हो, पिंड इधर गतिमान हो, तो इस तरीके के बल को हम लोग तो धक्का बल कहते हैं, यानी इधर से लगाया जाए। अगर बल यहाँ से लगाया जाता है, यहाँ बल नहीं लगता है, इधर से बल लगाकर इधर खींचते तो इसको खिंचाव बल बोलते हैं। तो बल की विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग धक्का बल के बारे में पढ़ेंगे। जब ये बल इधर लगेगा तो इसके विपरीत ही यहाँ सरफेस पर एक जो है घर्षण बल लगेगा, एफ बल लगता है। तो सबसे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे हम लोग लिखे हैं सेम टू सेम वही चीज़ लिख देना। जैसे जैसे हम लोग फिगर को छापे हैं सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे तो हमारा थ्योरी तैयार हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। एफ बल को किसी m द्रव्यमान के पिंड पर जो कि किसी क्षैतिज तल पर रखा है, यानी कोई m द्रव्यमान का पिंड है जो क्षैतिज तल पर रखा हुआ है, एफ बल लगाकर d दूरी तक विस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया नहीं, अगर यहाँ इस फोर्स को लगाकर पिंड को यहाँ तक विस्थापित कर दिया जाए, इसकी प्रारंभिक स्थिति से d दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए, d दूरी तक विस्थापित करने में यदि पिंड नियत वेग से तल पर गतिमान हो और तल तथा पिंड के बीच यदि घर्षण गुणांक म्यू हो, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से पिंड को जब धक्का बल लगाकर गतिमान किया जाता है तो ये एक समान गति से गति करते हुए यहाँ से यहाँ पहुँचता है, यानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुँचता है। इस बीच यह d दूरी तक विस्थापित हो जाता है और यहाँ पर तल और वस्तु के बीच जो घर्षण गुणांक है उसका मान कितना है, म्यू, घर्षण गुणांक म्यू है। तो ये इसका थ्योरी हो गया। जो हमने फिगर छापा उसी को सेम टू सेम अगर उतार के हम लोग कॉपी में लिख देंगे अपने शब्दों में तो इसका थ्योरी तैयार हो जाता है। इसको लिखने में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आता है, केवल आप लोग फिगर को याद रखिए और कॉन्सेप्ट को याद रखिए तो आसानी से जो है थ्योरी को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का फिगर है। तो इसमें जो है हम लोग किया गया कार्य निकालेंगे कि कार्य हम लोग कितना करते हैं इस बल के द्वारा। जो एफ बल लग रहा है इसके द्वारा यहाँ से यहाँ तक आने में पिंड को कितना कार्य करना पड़ा।
यदि पिंड पर कार्यरत बल धक्का बल हो, यानी ये धक्का बल इधर से इसको धक्का देके यहाँ तक पहुँचाया जाए, जब बल इस हिस्से पर लगेगा यहाँ पर, यहाँ से अगर इधर खींचेंगे तो ये खिंचाव बल हो जाएगा, लेकिन इधर से लगाएंगे तो ये धक्का बल हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी गाड़ी को जो है पीछे से ढकेलते हैं तो उसको बोलते हैं ढकेलना। यदि हम लोग गाड़ी को आगे से खींचते हैं तो उसको बोलते हैं खींचना। यानी बल दो टाइप का होता है। दोनों स्थिति में हम लोग कार्य एक ही कर रहे हैं, गाड़ी को आगे की दिशा में जो है गतिमान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहने की स्थिति के अनुसार दो तरीके से करते हैं। पीछे से अगर बल लगाएंगे उसको बोलेंगे धक्का दे रहे हैं, और आगे से बल लगाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग खींच रहे हैं। तो इसी तरीके से बल की दो स्थितियाँ होती हैं, एक धक्का बल होता है, खिंचाव बल होता है। तो यहाँ पर हम लोग धक्का बल का अध्ययन कर रहे हैं, यानी इस तरफ से जो है बल लगा रहे हैं। यदि पिंड पर कार्यरत बल धक्का बल हो, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि ये धक्का बल है। तो संतुलन स्थिति में जब पिंड गतिमान रहेगा एक समान वेग से, तो क्या होगा, F इधर कार्य कर रहा है बाएं से दाएं की तरफ, और म्यू के, क्योंकि पिंड गतिमान है तो यहाँ पर जो म्यू था घर्षण गुणांक, वो म्यू गति घर्षण गुणांक हो जाएगा, और F का मान कितना हो जाएगा, ये घर्षण बल का मान हो जाएगा म्यू के आर, क्योंकि F बराबर म्यू के आर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस बल, चूँकि पिंड गतिमान है यानी इस बल का प्रभाव ज़्यादा है, तो इस बल में से इस बल को घटाएंगे, और यहाँ पर मान लेते हैं ए त्वरण से गतिमान है, तो यहाँ पर देखिए F माइनस म्यू के आर बराबर एम ए। अब यहाँ पर थ्योरी में बोला गया कि पिंड यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है एक समान वेग से गति कर रहा है। एक समान वेग से गति कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर त्वरण, जब वेग समान रहेगा यानी वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो त्वरण का मान हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको लिखा हुआ है, साइड में दिखा दिया है। देखिए म्यू के को पिंड अपने प्रारंभिक स्थिति से d दूर तक नियत वेग से गया, क्योंकि पिंड अपने प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति तक d दूरी पर एक नियत वेग से गया, तो हम लोग a बराबर लिखते हैं dv/dt, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तित तो हो नहीं रहा है, एक समान वेग से जा रहा है, तो वहाँ पर dv का मान कितना हो गया, 0। तो जिसके कारण क्या होगा, a भी हमारा 0 हो जाएगा। a 0 हो जाएगा तो इसको यहाँ पर रखेंगे, तो दूसरी साइड का यानी दाहिने पक्ष का, इस समीकरण के दाहिने पक्ष का जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो F माइनस म्यू के आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको उस तरफ रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा F बराबर म्यू के आर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि R जो प्रतिक्रिया बल होता है यहाँ पर mg के बराबर होता है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार होता है कि R का मान mg के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग फिर रख देंगे R का मान mg के बराबर, F बराबर म्यू के mg, R को हटाकर mg रख देंगे। तो ये हमारा फोर्स का मान मिल गया, बल जो इस पिंड पर काम कर रहा है। हमको कार्य निकालना था, शुरू से हम लोग कार्य के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। तो बल हमको मिल चुका है, अब यहाँ पर कार्य निकालेंगे। अतः कार्य क्या है, W बराबर F इंटू डी, तो यहाँ पर रखेंगे। F का मान हमको मिला है म्यू के mg, और D क्या है, D को S भी लिखते हैं कहीं कहीं और D भी लिखते हैं, तो अब मैं शुरू से ही D लिख रहा हूँ, तो इसको मैं बना के D ही कर देता हूँ, तो ठीक रहेगा। किसी किसी किताब में S लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में D लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीज़ें एक ही हैं। तो ये हमारा D हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, इसको जूल में हम लोग व्यक्त कर देंगे। इसके बाद दूसरी स्थिति हमारी आ जाएगी, अभी तो पिंड पर जो बल लग रहा था वो जो तल था उसके समांतर में लग रहा था। देखिए पहली स्थिति क्या थी, यहाँ पर जब बल था, ये बल तल के समांतर स्थिति में लग रहा था, बल तल के समांतर स्थिति में लग रहा था, यानी थीटा का मान क्या था, 0। अब दूसरी स्थिति क्या है, जब यहाँ पर देख सकते हैं, जब पिंड पर लगने वाला धक्का बल क्षैतिज तल से थीटा कोण पर लग रहा हो, यानी ये हमारा क्षैतिज तल है, इससे थीटा एंगल पर कुछ इस तरीके से जब बल लगे, तब इसका कैलकुलेशन, तब जो है पिंड पर कितना कार्य होगा, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी जो तय किया है इसको डी से डिनोट करेंगे। तो सेम स्थितियाँ वैसी ही रहेंगी जैसी पहली स्थिति थी कि पिंड का भार mg नीचे की तरफ काम करेगा,
प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ काम करेगा। अंतर केवल इतना रहेगा कि यहाँ पर अब बल क्या है, एंगल पर लग रहा है, थीटा एंगल पर लग रहा है क्षैतिज के साथ। देखिए यहाँ पर थीटा एंगल पर लग रहा है। तो यहाँ बल के दो घटक हो जाएंगे। पहला देखिए क्षैतिज घटक, दूसरा ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक क्या होगा, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा जो कि तल के समांतर में काम करेगा और यही घटक जो है पिंड को गति कराएगा आगे की तरफ। और दूसरा घटक है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा क्या है, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम कर रहा है। तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करने की वजह से एम जी में जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन दोनों एक ही दिशा में है, तो ये इसका हेल्प कर रहा है। तो एम जी और एफ साइन थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। अब पिंड अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मान लेते हैं एक नियत वेग से गया है, डी दूरी तक एक नियत वेग से गया, जैसे पहली स्थिति में गया था। अब सेम टू सेम जैसे पहली स्थिति का हम लोग डेरिवेशन किए थे, वैसे ही इसको भी डिराइव करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमारा। इस चैप्टर में जो है बहुत सारे थ्योरी भी दी गई हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो है निगमन कराए जा रहे हैं। निगमन कराने से क्या होता है, आप लोग को जो फॉर्मूला रहता है वो बहुत जल्दी से याद हो जाता है और लंबे समय तक जो है आपके दिमाग में रह जाता है। अगर डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूले को रट लेंगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है। इसीलिए से मैं जो है अपने लेक्चर्स में जितने भी निगमन हैं उनको कराना जरूरी समझता हूँ। तो आइए देखते हैं, यदि किसी पिंड पर कोई धक्का बल क्षैतिज तल से थीटा कोण पर लग रहा है, तो लग रहे बल को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि हम लोग वहाँ पीछे फिगर में समझते हैं। पहला घटक रहेगा जिसको क्षैतिज घटक बोलते हैं, एफ कोस थीटा, जो कि पिंड को आगे की ओर बढ़ाता है। एफ कोस थीटा जो घटक था यही पिंड को आगे की ओर बढ़ाएगा, ये वाला घटक ये पिंड को आगे की ओर बढ़ाएगा। और ये एम जी साइन थीटा क्या, एफ साइन थीटा क्या होगा, एम जी में जुटेगा, जो कि ऊर्ध्वाधर घटक है। देखिए दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा, जो कि पिंड पर नीचे की ओर कार्य करता है तथा भार एम जी में जुड़ जाता है। अतः प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। देखिए प्रतिक्रिया बल क्या होता है, तल के लंबवत ऊपर की ओर काम करता है, उसी को हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं, और भार एम जी के बराबर होता है। देखिए यहाँ प्रतिक्रिया बल भार एम जी के बराबर होता जब ये वाला घटक इसमें नहीं जुटता तब, लेकिन अब ये क्या है, इसका हेल्प कर रहा है, एम जी का हेल्प कर रहा है, एम जी साइन ये एफ साइन थीटा। तो आर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एफ साइन थीटा भी इसी की दिशा में काम कर रहा है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए आर अब इसको ऐड कर लेगा अपने में, तो ये आर के बराबर हो जाएगा। अतः प्रतिक्रिया बल अब आर का मान कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, तथा घर्षण बल म्यू के आर बराबर हो जाएगा म्यू के कोष्टक में एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यानी देखिए घर्षण बल क्या था, म्यू के आर था, और आर का वैल्यू हमको कितना मिला, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे इसको, तो म्यू के बाहर हो जाएगा और ये हमारा आर का वैल्यू ही था। तो इस तरीके से घर्षण बल का मान कुछ इतना प्राप्त हो जाता है। अब यदि पिंड नियत चाल से गतिमान हो, जैसे पहले वाला हम लोग डेरिवेट किए थे, तो देखिए एफ कोस थीटा पिंड को गतिमान करा रहा है, तो एफ कोस थीटा में से ये घर्षण बल घटेगा, ये घर्षण बल आया था जो हमारा यहाँ से घटेगा, और एम इसको एम ए के बराबर कर देंगे। चूँकि जो है वेग परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तो हमको त्वरण जीरो मिलेगा। तो यहाँ त्वरण जीरो का मान रखेंगे, तो इस समीकरण का दाएं पक्ष क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ कोस थीटा बराबर म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब इस म्यू के को अंदर में गुणा कर देंगे। देखिए गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ कोस थीटा, गुणा करके इस साइन थीटा को इधर हम लोग बाएं पक्ष में ला लेंगे, तो ये प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो एफ कोस थीटा माइनस म्यू के एफ साइन थीटा बराबर म्यू के एम जी, इतना हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोस थीटा को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कॉस थीटा को एफ कोस थीटा को कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा एक माइनस म्यू के, तो यहाँ कॉस थीटा को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, इसके अपान में कॉस थीटा, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ साइन थीटा पहले से था, इसमें कॉस थीटा का भाग देंगे तो ये हमारा tan थीटा के बराबर हो जाएगा, बराबर म्यू के एम जी।
अब यहाँ पर फिर से एफ कोस थीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि यही कार्य कर रहा है हमारा, यही कार्य के लिए जिम्मेदार है। एफ कोस थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा म्यू के एम जी अपान में 1 माइनस म्यू के tan थीटा। इतना हमारा एफ का मान आ गया। अब एफ का मान आ गया है तो इससे हम लोग कार्य को भी निकाल सकते हैं। चूंकि हम लोग कार्य के लिए ही गणना करना है तो यहाँ पर हम लोग कार्य को भी निकाल के देख लेते हैं कि कार्य कितना हो रहा है। देखिए, तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। तो एफ का मान हमको एफ कॉस थीटा मिला है और डी हमको पहले से डी के बराबर दिया गया है, तो एफ कॉस थीटा का मान यहाँ रखेंगे। डब्ल्यू बराबर हमारा आ जाएगा म्यू के इंटू एम जी अपान में 1 माइनस म्यू के tan थीटा। ये हमारा केवल एफ है और डी तो ये विस्थापन है। तो इतना किया गया कार्य हो जाएगा हमारा जब पिंड पर क्षैतिज तल से थीटा कोण पर बल लग रहा हो, उस स्थिति में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।